तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको भी सागर की तह में जाएगा, रत्न मिलेंगे तुझको भी सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आए हाथ समझना, कुछ ना आया हाथ समझना, डुबकी अभी अधूरी है, कुछ ना आया हाथ समझना, डुबकी अभी अधूरी है। चाहे कितना भी हो मुश्किल, चाहे कितना भी हो मुश्किल, पहला कदम जरूरी है। इसी के साथ मैं निखिल आप सभी का हमारे इस YouTube फैमिली मेस बाय निखिल में हार्दिक स्वागत करता हूं और दिल से आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप सभी के सहयोग से आज मैं वीडियो परसेंटेज की 4th वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो पहले एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं, ठीक है। कल मुझे कमेंट्स आए कि कहानी अच्छी लगी आपको, तो देखिए बाकी स्टाइल तो मेरा खैर खास कुछ है नहीं, लेकिन कहानियाँ मैं आपको लेकर आऊँगा जो कुछ ना कुछ आपको सिखाएंगी। क्योंकि केवल एक गवर्नमेंट जॉब पाना, केवल गवर्नमेंट जॉब पाना ही हमारा मकसद नहीं हो सकता। क्योंकि अधिकांश मैंने ऐसा भी देखा गवर्नमेंट जॉब पाने के बाद भी लोग परेशान हैं, या गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद लोगों ने सुसाइड कर ली। इसलिए असली महत्व जीवन का है जीवन जीना, जीवन जीने की कला, जीवन कैसे जीना है, ये चीज़ें आपको सीखनी है। और मैं अपनी हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको सिखाता चलूँगा। तो आज की हम कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी क्या है, एक बार एक संपन्न राजा था। संपन्न राजा था लेकिन वह हमेशा परेशान रहता था। उसे हमेशा एक मतलब हैप्पीनेस की कमी थी, खुश नहीं था, दुखी दुखी रहता था। तो वो करता क्या था, वो भेष बदलकर अपने राज्य में घूमता था और देखता था कि लोग कौन, मतलब लोगों के बीच में क्या क्या समस्याएं हैं, कौन खुश है, कौन दुखी है, क्या उसकी ज़रूरतें हैं। इन चीज़ों को वो ऑब्जर्व करने के लिए भेष बदलकर अपने राज्य में घूमता था। तो एक बार उसने सेठ जी का भेष धारण करा, मतलब सेठ जी का भेष बनाया और वो घूमने के लिए निकल गया अपने राज्य में। तो वहाँ उसने एक खेत के पास एक किसान को देखा जो पेड़ के, जिसके कपड़े बिल्कुल मतलब मैले कुचले फटे हुए कपड़े भी बेकार हुए पड़े थे। तो वो जो किसान था वो पेड़ के नीचे छांव में बैठकर अपना भोजन कर रहा था, यानी कि लंच कर रहा था। तो राजा उसके पास गया, राजा को लगा यार इसकी कोई मदद करनी चाहिए। तो राजा ने उसे 4-5 सोने की अशर्फियाँ यानी गोल्ड कॉइन्स उसे दिए और किसान से कहा कि ये मुझे आपके खेत के बाहर ही पड़े हुए मिले, तो ये आप ही के होंगे। तो किसान हाथ जोड़ के बोला कि भैया मुझे ये नहीं चाहिए और ना ही ये मेरे हैं। तो राजा को बड़ा आश्चर्य सा लगा। राजा ने फिर कहा देखिए आई हुई लक्ष्मी को वापस नहीं लौटाते, आप ही के हैं, आप ही ने रख लीजिए। फिर उसने, किसान ने हाथ जोड़ कर मना करा कि ये आप मुझे मत दीजिए, आप उसे दीजिए जिसे इनकी ज़रूरत हो। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार इतना मतलब गरीब होते हुए भी लालच नहीं है बिल्कुल भी इस किसान के मन में। तो राजा ने क्या करा, राजा ने उससे पूछा कि भैया ऐसा क्यों है जो तुम्हें इतनी ज़रूरत नहीं है। तो उसने, किसान ने बताया कि देखिए जी मैं 4 आने कमाता हूँ और उसी से खुश रहता हूँ। तो राजा ने पूछा कि भाई ये 4 आने मतलब 4 आने में कैसा खुश रह लेते हो। तो किसान भी बहुत जल्दी में था, उसने सोचा कि ज़्यादा दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट बताता हूँ और अपने काम पे लगता हूँ। तो उन्होंने बताया जी देखिए पहला जो आना है वो मैं कुएं में फेंक देता हूँ, दूसरे आने से मैं अपना कर्ज चुकाता हूँ, तीसरे आने से जो तीसरा आना होता है उसे मैं उधार दे देता हूँ, और जो चौथा आना है उसे मैं दबा देता हूँ मिट्टी में। तो राजा इस पहेली को समझ नहीं पाया। राजा ने उससे पूछा भैया इस पहेली का मतलब तो बताओ। तो वो किसान बोला ऐसा भैया तुमने मेरा बहुत समय बेकार कर दिया, मुझे हो रही है देर, मुझे काम करना है। तो किसान ऐसा कह के अपने खेत की ओर को चला गया काम के लिए। तो राजा वापिस आया, राजा के मन में वो पहेली चल रही थी, राजा समझ नहीं पा रहा था, इस पहेली को डिकोड नहीं कर पा रहा था। तो राजा ने क्या करा, अपने मंत्रियों के सामने इस बात को रखा और सभी मंत्रियों को दरबार में सभी को बोला कि भाई बताओ इसका क्या लॉजिक होना चाहिए। तो सभी ने बोला, सभी तो मतलब कोई डिकोड नहीं कर पाया। तो राजा थे भाई, उन्होंने आदेश दिया उसे व्यक्ति को यानी उस किसान को लाया जाए दरबार में। तो वो किसान दरबार में पहुंचा। तो किसान से पूछा गया हाँ जी उस दिन मैं आपको मिला था, उस दिन आपने मुझे ऐसे ऐसे बताया था, वो पहले डिकोड करिए। तो उस किसान ने बताया देखिए जी क्या है, जो मेरा पहला आना है उसे मैं कुएं में डालता हूँ यानी अपने परिवार के भरण पोषण में खर्च करता हूँ।
जो दूसरा आना है उसे मैं कर्जे के रूप में कर्जा चुकाता हूँ। कर्जे का मतलब ये है कि जो मेरे माता पिता ने मुझ पर खर्च किया था, मैं उनकी सेवा में उसे खर्च करता हूँ। और जो तीसरा आना है वो मैं उसने बताया था तीसरे आने को मैं कर्ज के रूप में उधार दे देता हूँ। तो तीसरे आने को उधार के रूप में कह रहा था मैं अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता हूँ। और जो चौथा आना है, इस चौथे आने को मैं मिट्टी में दबाने का मतलब सेव करके रखता हूँ कि अगर इमरजेंसी कोई विपत्ति मेरे परिवार पाएगी तो मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। तो कहानी यही थी, छोटी सी कहानी थी, इसमें बहुत सीख छिपी हुई है। मैं एक क्वेश्चन यहाँ से छोड़ रहा हूँ कि आप इस कहानी का सार मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। इस कहानी का सार छोटे से छोटा, यूँ नहीं पूरी डिटेल भर दी, एक छोटा सा 1-2 लाइन का सार बताएं कि इस कहानी का सार क्या है। और कल की वीडियो जो होगी आपकी नेक्स्ट वीडियो, उसमें मैं बताऊंगा फिर आपको इस कहानी का सार क्या। मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितना सोच पाए, कितना समझ पाए इस कहानी को। तो ये आपका आज का HW होमवर्क हो गया कि आप थोड़ा सोचना इस पर कि इस कहानी का सार क्या है, वो कमेंट में लिखना। और जिसका भी सही हुआ, जिसका सार सही हुआ, जो समझा है इस कहानी को, मैं उसका नाम लेकर बताऊंगा कल यहीं पे कि भाई उस व्यक्ति का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है। तो आज देखिए, एक तो आपको लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम लग रही होगी वीडियो में। दरअसल क्या है, लाइट नहीं आ रही, कल से लाइट नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। तो लाइट की वजह से हमारे यहाँ जो कुछ लाइट लगी हुई है वो बंद है, कुछ इन्वर्टर से 2-3 ही जल पा रही हैं। इस वजह से आपको लाइट की कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, मुझे भी लग रहा है कि लाइट की प्रॉब्लम होगी ज़रूर। तो आज आप मैनेज करेंगे थोड़ा सा मेरे साथ, क्योंकि देखिए परिवार का तो काम ये होता है, हम तो एक परिवार हैं, आप और हम एक परिवार हैं, और परिवार का काम होता है कि अच्छे में भी और बुरे में भी साथ होना। आगे आने वाले समय में आपके सहयोग से चैनल ग्रो करेगा, बहुत अच्छे समय भी आएगा, एक डिजिटल बोर्ड सब कुछ व्यवस्था होगी, तब भी हम आपके साथ होंगे। आज हम विपत्तियों में तो आज भी आपके साथ है। बस यही कहना चाहूँगा कि आप सभी जिस भी तरीके से इस चैनल को ग्रो कर सकते हैं, कहने का मतलब है स्टेटस पे चाहे लिंक लगाएं, चाहे अपने फ्रेंड सर्कल में इसे मतलब शेयर करें वीडियोस को। ये मेरी विनती है आपसे कि आप इसे ज़रूर करें। अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी सार्थक लगती है या सही लगती है तो मैं भी डेली दिन पर दिन आपको अपने अंदर चेंजेस लाऊंगा, आपको मतलब अच्छा कंटेंट मेरे द्वारा दिया जाएगा। ठीक है जी। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, कहानी भी होगी, अब शुरू करते हैं कंटेंट को। और मैंने बोला था लास्ट तक वीडियो देखते हैं बच्चे, मुझे पता है कुछ स्टूडेंट्स, कुछ भाई साथी हमारे ऐसे हैं जो लास्ट तक वीडियो देखते हैं, उनके लिए दिल से धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा परसेंटेज चैप्टर चल रहा था, और परसेंटेज चैप्टर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर मैंने आपको करा दिया था 24। क्वेश्चन नंबर मैंने 24 तक लास्ट वीडियो में आपको करा चुका। 30 वीडियो हमारी हो चुकी है और ये हमारा चौथा पार्ट है। और अगर आप ये पहली वीडियो देख रहे हो तो आप अगर पहले से सिस्टम से देखोगे तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। बाकी आप खुद में अच्छे हो रहे हैं, जैसा आपको ठीक लगे। तो देखिए, शीट के लिए मैं बता चुका हूँ कि मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके शीट मंगा सकते हैं। और ये एक सीट नहीं होगी, ऐसी ऐसी सीटें हर चैप्टर में, और चैप्टर में भी 2-3 सीट हम देंगे, और जिससे आपको पूरा जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। भरोसा रखें, 1% नहीं छूटने दूंगा, सारा कुछ यहाँ पर पढ़ाऊँगा। चलिए, जितना भी मैंने अभी तक सीखा, 8-10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, सन 2013 से मैं पढ़ाने लग रहा हूँ, टीचिंग फील्ड में जुड़ा हुआ हूँ, तो जितना एक्सपीरियंस मैं सब यहाँ शेयर करूँगा आपसे। ठीक है जी। चलिए, और क्वेश्चन नंबर 25 से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, और अगर भाई आपके पास शीट नहीं है और आप इतनी शीट नहीं भी मंगा रहे हैं, कुछ भी है, आप क्वेश्चन नोट जरूर करें। अगर आप नोट्स बनाते हैं तभी आपको कामयाबी मिलेगी, ये मर्जी आप भाई, मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ, बाकी आपकी मर्जी, जैसा आपको ठीक लगे। क्वेश्चन नंबर 25, चावल का मूल्य 32% बढ़ गया। चावल का मूल्य 32% बढ़ गया, जिसके कारण एक परिवार अपना खर्च केवल 10% ही बढ़ने देता है। चावल का मूल्य 32% बढ़ गया, जिस कारण एक परिवार अपना खर्च केवल 10% ही बढ़ने देता है। यदि प्रारंभिक खपत 396 किलोग्राम थी, यदि प्रारंभिक खपत 396 ग्राम थी, तो वर्तमान खपत बताइए। तो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ, और इसके जो भी मैं तरीके हो सकते हैं वो आपके सामने शेयर करूँगा, अच्छे जो भी इसके मेथड हो सकते हैं। पहले मेथड पर काम करते हैं हम। पहला दे रखा है इसमें, चावल के मूल्य में 32% की फ्रैक्शन हुई, 32% की वृद्धि हुई। तो देखिए होता क्या है, मूल्य गुणा खपत, ये हम 2-3 बार देख चुके हैं। मूल्य गुणा खपत इजिकल टू होता है खर्च के। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस में आ जाएंगी, प्रैक्टिस करते रहिए। तो मूल्य गुणा खपत इजिकल टू खर्च होता है। तो मूल्य में 32% की वृद्धि हुई है। अभी मैं आपको समझाता हूँ और सारे तरीके बताऊंगा। 32% की वृद्धि हुई है, और 32% की फ्रैक्शन, सबसे पहले से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 100 से भाग देंगे, परसेंट हटा कर 100 से भाग दिया जाएगा। तो जब मैं इसे 32, तो ये बन जाएगी 4 8 32, और 4 से कट गया 25 बार, तो इसकी फ्रैक्शन बन गई 8/25।
इसकी फ्रैक्शन कितनी बन गई 8/25। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यदि मूल्य पहले 25 था, यदि मूल्य पहले 25 था तो अब मूल्य उसका 25 और 8 कितना हो गया 33 हो गया। अब मूल्य कितना हो गया 33 हो गया। ठीक है जी, अब मूल्य हो गया 33। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जी मैं चाह रहा हूँ खर्चा केवल 10% ही बढ़े। तो मुझे यहाँ पर कोई खपत उसने दे रखी है 396 396 किलोग्राम खपत दे रखी है। लेकिन खुद सोचो, अगर मैं यहाँ से 396 को गुणा करूँगा तो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी, सही है ना। इसलिए मैं खपत अपने पास से कुछ मान ले रहा हूँ, बाद में हम उसकी तुलना कर लेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ से मैंने खपत मान ली, कुछ भी जो तुम्हारा मन करे तुम वो मान सकते हो, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा हमेशा कोशिश किया करो 100 बनाने की। तो अगर मैंने खपत 4 मान ली, समझ लो मैंने 4 मान ली अपने पास से कि अगर खपत 4 है तो खर्चा कितना हो गया 100 रुपये का। अब अगर कोई ये सोच रहा हो भाई 4 कहाँ से आ गई, तो 4 रैंडमली मैंने उठाई है, मैंने मान ली 4, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बाद में हम इसकी तुलना कर लेंगे, आप 1 2 4 10 20 50 कुछ भी मान सकते हैं। मैंने 4 मानी और खर्चा हो गया 100। अब खर्चा 10% बढ़ गया, तो खर्चा 10% बढ़ गया, इसका मतलब पहले अगर खर्चा 100 था तो अब खर्चा कितना हो जाएगा 110। इतनी बात समझ में आ गई, खर्चा कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। अच्छा, अब हमें देखना है इस खपत में, इस खपत को देखिए। तो मैंने बताया था कि बराबर के दोनों साइड सेम वैल्यू होनी चाहिए, तभी इक्वल साइन बना इसीलिए है कि बराबर के इधर साइड और बराबर के यानी राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों वैल्यूज बराबर होनी चाहिए। तो इधर से 110 है, इधर 110 बनाना है, तो जो हमें करना है उसे तो हमने 110 से गुणा कर लिया, यानी 110 बनाना है तो उससे गुणा कर लो, और जो पहले से मौजूद है इससे भाग कर लो। यहाँ तक अगर समझ पाए हो तो यहाँ तक समझ गए। अब देखिए हमें करना क्या है, अब मैं क्या करूँगा समझना बहुत ध्यान से। मैंने पहले खपत कितनी है 4, अब खपत कितनी है 110/33। तो मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू को दोनों को 4 से भाग कर लूँगा। इसका रीजन भी मैं अभी बात बताऊँगा आपको क्यों करी। तो जब मैं इसे 4 से भाग करूँगा तो यहाँ तो 1 आ जाएगा, और जब मैं इसे 4 से भाग करूँगा तो यहाँ पे गुणा 4 हो जाएगा। सीधी सी बात है ना, जब 4 से 110/33 को जब 4 से भाग दूंगा तो 4 यहाँ 33 से गुणा करेगा, तो ये बन गई। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 क्यों बनाया, अगर यहाँ पे 1 है तो पता मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ। अब जैसे ये लिख दिया 110/33 चौका है, 3 चौक 12 और 3 चौक 12 132 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमारी मूल खपत या मूल वैल्यू 1 है तो इसे हम कैसे पढ़ सकते हैं, इसे कह सकते हैं यदि पहले खपत 132 थी तो अब खपत 110 हो जाएगी। यदि पहले खपत 132 थी तो अब खपत कितनी हो जाएगी 110। अब इसने हमें पहले खपत देखा और नई खपत पूछी है। पहले बोल रहा है कि 396 खपत है जी, पहली खपत कितनी दे रखी है 396 किलोग्राम। यहाँ से पहली खपत कितनी आ रही है 132, तो मैं कह सकता हूँ 396 तो 132 का मान है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 1 यूनिट का मान 3 आ गया। 32 थी 96 होती है 3, तो 1 यूनिट का मान 3 आ गया और 110 का चाहिए हमें। जब 1 यूनिट का मान 3 है 110 का कितना हो जाएगा, तो 110 × 3, यानी कि वर्तमान खपत कितनी है 330। वर्तमान खपत कितनी आ गई आपकी 330 किलोग्राम। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को फिर से देखें। और अब मैं इसका एक बेस्ट मेथड आपको बताने जा रहा हूँ, जो इस क्वेश्चन का बेस्ट मेथड हो सकता है। ये थोड़ा सा बेसिक मेथड था, अब मैं आपको एक बेस्ट मेथड बताता हूँ। इस क्वेश्चन का बेस्ट मेथड क्या होगा, देखिए कल भी मैंने शायद बताया हो आपको ऐसा ही मेथड। देखिए 32% की वृद्धि हो गई मूल्य में, इसका मतलब अगर पहले मूल्य 100 था तो अब 132 हो गया। अगर मूल्य पहले 100 था तो अब 132 हो गया। वो कह रहा खर्चे में 10% की वृद्धि होनी चाहिए, इसका मतलब खर्चा कितना होना चाहिए, खर्चा होना चाहिए 110। तो मैं कहूँगा 132 से 110 करना है। ये खपत, यहाँ से हम खपत का चेंजेस निकाल लेंगे। वो कह रहा मूल्य में 132। देखो एक बात मेरी सिंपल समझो, पहले जितने परसेंट मूल्य में वृद्धि हुई है, जितने परसेंट मूल्य में वृद्धि हुई है, और यदि आप प्राइस में कोई इफेक्ट नहीं चाहते, खपत में कोई इफेक्ट नहीं चाहते, तो प्राइस भी इतना ही बढ़ जाएगा 132। कहने का मतलब है अगर वो पहले जितनी खपत ही यहाँ कर रहा होता तो यहाँ भी 132% ही होता। कहने का मतलब 32% ही खर्चा बढ़ता, लेकिन वो खर्चा कम करना चाह रहा है, खर्चा चाह रहा है कि 10% ही बढ़े, तो डेफिनेटली उसे अपनी खपत को कुछ कम करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम देखते हैं खपत कितनी कम हो जाएगी। तो 22 की कमी करनी पड़ेगी। देखिए 132 और 110 का डिफरेंस कितना आ गया 22, तो 22 की कमी करनी पड़ेगी और कितने पे 132 पे। ठीक है जी, इसे आप सोल्व कर सकते हो, और ना करो तो इतना ही रहने दो, इससे समझ लो। इसका मतलब यह है यदि इनिशियल यानी प्रारंभिक खपत 132 है तो अब हमें 22 की कमी करनी पड़ेगी खपत में, क्योंकि हमें खर्चा कितना रखना है 110 खर्चा रखना है, इसी वजह से। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर हमारी पुरानी खपत 132 है, अगर हमारी पुरानी खपत 132 है तो नई खपत कितनी होगी, 22 घटा दो, नई खपत 110 आ गई। और वही बात आ गई जो भी मैं आपको समझा रहा था। अब इसमें से या तो पुरानी खपत देकर नई खपत पूछेगा, या फिर नई खपत देकर पुरानी खपत पूछेगा, कुछ एक ही तो पूछेगा। उसने हमें दी है पुरानी खपत, यानी प्रारंभिक खपत 396 दे रखी है उसने, और यहाँ से हमारी पुरानी खपत कितनी है 132, क्योंकि अपॉन वाली वैल्यू हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है। इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक,
तो 132 कितने, ये 132 जो माने तो 396 के लिए है और हमें चाहिए 110 यानी नई खपत। सपोज करो उसने नई खपत ना पूछ के केवल ये पूछा होता खपत में कितने की कमी होगी, तो हमें गुणा कर रहा होता यहाँ पे 32 से। मैं यहाँ पे कितने से गुणा कर रहा होता, 32 से गुणा कर रहा होता। अब इसे जब सोल्व करेंगे तो 132 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, और 110 की जब 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 330 किलोग्राम। यानी कि जो वर्तमान खपत है तुम्हारी, वर्तमान खपत कितनी आ गई, 330 किलोग्राम। तो मैंने आपको 2 तरीके बता दिए, लगभग इन्हीं तरीके से आप एग्जाम में क्वेश्चन करो, और ज़्यादा ट्रिकी मेथड की कोई ज़रूरत नहीं है एग्जाम के लिए। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अब क्या है आपके सामने। तो क्वेश्चन है 26, चीनी के दाम में 10% की गिरावट के कारण एक परिवार का खर्चा 5% कम हो जाता है। यदि इस कारण परिवार की खपत में 5 किलोग्राम की बढ़ोतरी होती है। सीधी सी बात है, देखो अगर चीनी के दाम में 10% की गिरावट हुई, अब अगर आप परिवार का खर्चा 5% कम हुआ, तो हमें कुछ ना कुछ चीनी की खपत में बढ़ानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने आपको एक बात बताई, अगर दाम में 10% गिरावट हुई है और हम अपनी खपत पहले जितनी रखें तो मूल्य में भी 10% की गिरावट हो जाएगी। लेकिन यहाँ मूल्य में कह रहा जी 5% कम हो गया। चीनी के दाम में 10% की गिरावट हुई और मूल्य में 5% की। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूजन, मतलब कुछ घपला है खपत में। इसने क्या करा, जब मूल्य 10% डाउन हुआ तो ये बोला थोड़ा और अब चीनी ज़्यादा यूज़ करते हैं, यानी कि और ज़्यादा मीठा कुछ बनाना शुरू कर दिया, ज़्यादा मीठी चाय पीना शुरू कर दिया। समझ गया नहीं? लेकिन इसने फिर भी थोड़ा अकलमंदी करी। इसने सोचा 10% है, चलो 5% ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन 5% अभी भी सेविंग करते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर ये खपत पहले जितनी रखता तो इसका 10% रुपये बचते। इसने अपनी खपत थोड़ी बढ़ाई, इसलिए 5% और थोड़ी बढ़ाता तो इक्वल पा जाता। समझ गया नहीं? तो चलिए इसे भी बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं। 10% की गिरावट आई, यानी कि मैं कह सकता हूँ यदि मूल्य पहले 90 था तो अब मूल्य कितना हो जाएगा, सॉरी मूल्य यदि पहले 100 था तो अब 10% की गिरावट के बाद मूल्य 90 हो गया। यहाँ तक समझ में आया? और यहीं वो कह रहा खपत में 5% की वृद्धि, परिवार का खर्चा 5% कम हुआ, यानी कि पहले अगर 100 रुपये खर्च कर रहा था तो अब कितने करेगा, 95। तो मैं कहूँगा अभी भी मुझे खपत में तो वृद्धि करनी पड़ेगी, तो 90 से 95 आने के लिए कितने की वृद्धि करनी पड़ी, 5 की, और कितने पे करनी पड़ी, 90 पे। तो 5 की वृद्धि तुम्हें 90 पे करनी पड़ेगी। इसका मतलब यदि आप प्रारंभ में 90 किलोग्राम की खपत करते थे, यदि आप प्रारंभ में 90 किलोग्राम की खपत करते थे तो वर्तमान में 5 किलोग्राम बढ़ा दो। भाई सीधी सी बात है, 90 से 95 हो गया तो 5 की वृद्धि कितने पे, 90 पे। अब देखो क्वेश्चन में क्योंकि इत्तेफाक से क्वेश्चन में भी 5 किलोग्राम की बढ़त दे रखी है, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसने पूछिए प्रारंभिक खपत बताओ। देखो इसने क्वेश्चन में दे रखा 5 किलोग्राम की खपत बढ़ जाती है। यहाँ देखो यहाँ कितने की खपत बढ़ रही है, 5 की। तो क्वेश्चन की यूनिट और हमारी यूनिट सेम होगी, इसलिए प्रारंभिक भी सेम हो जाएगी। यानी कि प्रारंभिक खपत कितनी थी, 90 किलोग्राम की। ठीक है जी। यहीं पे एक बात और समझो, अगर मान लो क्वेश्चन में 10 किलोग्राम होता कि जी 10 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, 10 किलोग्राम की वृद्धि होगी, तो मैं कहता मेरे अकॉर्डिंग तो 5 यूनिट की वृद्धि हुई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 यूनिट की वृद्धि हुई। तो मैं कहूँगा मेरी 1 यूनिट क्वेश्चन के 2 के बराबर है, मैं ऐसा भी कह सकता था। और फिर मैं कहता मेरी 90 यूनिट क्वेश्चन के 180 के बराबर हो जाएंगे, और फिर मेरा आंसर हो जाता कि प्रारंभिक खपत आ गई 180 किलोग्राम। समझ पाया भाई? ठीक है, ना समझ पाते तो फिर से वीडियो को देखो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, चावल की कीमत 20% कम हो जाती है यदि व्यक्ति पहले 50 किलोग्राम चावल खरीदता था। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है ये। चावल की कीमत 20% कम हो जाती है यदि व्यक्ति पहले 50 किलोग्राम चावल खरीदता था, तो अब उतने ही खर्चे में वह कितने किलोग्राम चावल खरीदेगा। तो मैं भी इसके भी 2 एक तरीके आपको बता देता हूँ। टाइप नेक्स्ट है, जो भी आपका टाइप रहा हो लास्ट वाला, उससे नेक्स्ट टाइप है ये। तो ये दे रखा चावल की कीमत में 20% की कमी होगी। 20% की कमी का मतलब क्या है, देखो पहले से समझो। मूल्य गुणा खपत, मूल्य गुणा खपत इज इक्वल टू खर्च, मूल्य गुणा खपत इज इक्वल टू खर्च। अभी से समझो कि चावल के मूल्य में कितने परसेंट की, 20% की कमी हुई है। 20% की फ्रैक्शन क्या है, देखिए अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो इसलिए बार बार लिख कर मैं बताता हूँ आपको। 20% की फ्रैक्शन होगी 1/5। इसका मतलब मूल्य यदि पहले 5 था तो अब 4 हो गया। कमी हुई है क्योंकि, तो घटा दिया, वृद्धि होती तो जोड़ते। अब वो कह रहा है खपत में क्या परिवर्तन करें कि खर्चा पहले जितना, उसने बोला कि पहले कितने की, व्यक्ति पहले 50 किलोग्राम चावल खरीदता था, यानी पहले की खपत इसने 50 किलोग्राम दे रखी है। अब पूछ रहा अब कितनी खपत करे कि खर्चा उतना ही हो। इसके लिए तरीका समझो, जब कभी भी ये बराबर के दर, यानी ये वाली वैल्यू को कांस्टेंट कर दे। कांस्टेंट का मतलब है पहले भी खर्चा उतना ही, अब भी खर्चा उतना ही है, तो इस वैल्यू की यहाँ गुणा कर लो और इस वैल्यू की यहाँ गुणा कर लो। सिंपल, समझना इस बात को, बहुत आसान तरीका है। कि देखिए उसने बोला खर्चा पहले जितना ही रहना चाहिए, यानी कि बराबर की दूसरी साइड वाली दोनों वैल्यू कांस्टेंट हैं, बराबर हैं। तो मैंने क्या बोला, इसकी वैल्यू उठा, इस वैल्यू की यहाँ गुणा कर लो और इसकी यहाँ कर लो।
अब तुम खुद देखो, 5 चौक 20, 4 पंजे 20, पहला खर्चा और अब खर्चा दोनों बराबर हो गए। तो मैं कहूँगा पहले कितने की खपत करता था, तुम कहोगे जी 4 किलोग्राम की। मैं कहूँगा अब कितने की करता है, तुम कहोगे 5 किलोग्राम की। बस पहले की देखे, अब क्या पूछिए, पहले कितनी कर रहा है वो 50 किलोग्राम, पहले कितनी कर रहा है वो, कभी दिखे ना ज़्यादा ऊपर हो जाए तो यहीं देखते हैं, पहले कितने की कर रहा था वो 50 किलोग्राम की खपत। क्वेश्चन में कितना दे रखा है 4, और हमें निकालनी है अब की। जितने की वैल्यू है उससे भाग करो और जितने की चाहिए उससे गुणा करो। यानी कि पहले की खपत 4 थी तो 4 से भाग कर दिया, और चाहिए कितने की वैल्यू 5 की चाहिए तो 5 से। जब 4 से हम 50 को काटेंगे तो 62.5 आएगा, सॉरी 12.5 आएगा, और 12.5 की गुणा जब 5 में करेंगे 12 पंजे 60 और 5 पंजे 25, तो ये कितना आ जाएगा 62.5। यानी कि यदि वो पहले 50 किलोग्राम खाता था तो अब वो उतने ही खर्चे में 62.5 किलोग्राम खाएगा, क्योंकि कीमत डाउन हो चुकी है। भाई अगर कोई देखिए समझाने में कोई दिक्कत हो, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ या कुछ भी आप जानना है कमेंट में उस चीज़ का ही फ़ायदा उठाओ, है ना, बताया करो मुझे। मैं हर एक का कमेंट पढ़ता हूँ, एक एक के कमेंट भी पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ, आपने देखा भी होगा, हर एक व्यक्ति के कमेंट पढ़ता हूँ। तो कमेंट का यही तो फ़ायदा, बताया करो मुझे। चलिए अब इसी क्वेश्चन को मैं एक दूसरे तरीके से और बताता हूँ तुम्हें। इसी क्वेश्चन को मैं एक दूसरे तरीके से बताता हूँ, ध्यान से समझना। उसने बोला है कि पहले खपत 50 किलोग्राम थी और 20% की कमी हुई है। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में एक चीज़ सिखाई थी, क्या सिखाई थी कि जैसे उसने बोला कि 20% की कमी होगी। मैंने बोला था जब मैं वो मेथड पढ़ा रहा था, मैंने वहाँ समझाया था कि जब भी क्वेश्चन में एक परसेंटेज दी हो, जैसे 20% की कमी हो गई, 20% की कमी होगी तो बटे में क्या कर देना, 100 में से घटा के लिख देना है, क्योंकि लास्ट वाला जो ओवरऑल मल्टीप्लाई करके दोनों की कांस्टेंट वैल्यू बनती है उसमें भी। जैसे राम क्या है, शाम से 20% अधिक है, तो शाम क्या है राम से कितने परसेंट कम है, ऐसा करके जो क्वेश्चन बनते हैं ना, इसमें क्या होता है, जैसे 20% है तो पहले वो परसेंटेज लिख दो और फिर 100 में से घटा दो अगर कमी कर रहा है तो, और वृद्धि करता था जोड़ के लिख देते। और जब हम इसे यहाँ सोल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/4। इसका मतलब क्या है कि पहले यदि खपत 4 थी तो अब वृद्धि कितनी करेगा, 1 की। इसका मतलब पहले खपत 4 थी तो अब कितनी हो जाएगी 5, और पहले कितनी दे रखी है उसने, पहली खपत दे रखी है 50, तो 50 जो है वो कितने यूनिट का मान है, 4 का, और हमें कितने का चाहिए, 5 का। जितने का मान चाहिए है उससे भाग करो और जितने का चाहिए उससे गुणा करो, ये बात आपको ध्यान रखनी है बस, ठीक है। तो 4 से जब इसे डिवाइड करेंगे वही 12.5 आ जाएगा, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 62.5। तो ये दूसरा तरीका था इसी क्वेश्चन को करने का, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये चीज़ मैंने शुरू में भी सिखाई थी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फिर वीडियो लेंथी हो जाती है, मुझे लगता है फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत आती होगी देखने में, कितनी लंबी वीडियो। वैसे लास्ट तक कुछ ही जाते हैं भाई, सबके कमेंट नहीं थे कि लास्ट तक देखते हैं हम, ठीक, कमी है लोग जो लास्ट तक वीडियो देखते हैं, और लास्ट तक जरूर देखा करो। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, एक वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है। यदि एक आदमी पहले 154 वस्तुएं खरीदता था तो उतने ही खर्चे में वो कितनी वस्तुएं खरीद पाएगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, 10% की वृद्धि हुई, तो इसी दूसरे वाले मेथड से बता देता हूँ। 10% की वृद्धि हुई तो इसका मतलब क्या होगा, 10/110, सीधी सी बात है। इसका मतलब क्या है कि यदि वो पहले 11 की खपत करता था, अब कितने की वृद्धि हुई है मूल्य में, तो सीधी सी बात है कितनी वस्तु, यानी कम खरीद पाएगा, सीधी 10% की। यानी पहले वो अगर 11 वस्तु खरीदता था तो अब एक कम खरीदेगा। तो दोनों निकाल लो कि पहले खरीदता था 11 और अब खरीदेगा 10, या तो पहले की देकर वर्तमान पूछेगा या वर्तमान देकर बाद की पूछेगा, कुछ भी इन दोनों में से एक बात पूछेगा वो। अब देखिए इसने क्या बोला, एक आदमी पहले 154 वस्तु खरीदता था, उतने ही खर्चे में अब वह कितनी वस्तु खरीद पाएगा। एक आदमी पहले 154 वस्तु खरीदता था, पहले कितने खरीदा, 11, तो 154 जो है कितने का मान है, 11 का, और हमें पहले की अब की निकालनी है, तो अब की गुणा कर दी 10 से। 11 से कितनी बार कटेगा, 14 बार, और 14 की गुणा 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 140। यानी मूल्य बढ़ने की वजह से अब वो उतने ही रुपये में जितने में 154 वस्तुएं खरीदता था, अब 140 वस्तुएं खरीद पाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा भाई। तो दूसरा तरीका जो मैंने शुरू वाला बताया था ना अभी, चलो एक बार बता देता हूँ उसे भी, कभी कुछ स्टूडेंट सोच रहे हों कि वो तरीका ना बताया। देखिए मैंने भी आपको एक तरीका सिखाया, जैसे उसने बोला कि उतने ही खर्चे में, मान लो हम वही मान लेते हैं कि मूल्य है कुछ, और कुछ वस्तु और खर्चा, ठीक है। मैंने तुम्हें बताया, वो कह रहा पहले भी वही खर्चा रहना चाहिए, बाद में भी वही खर्चा रहना चाहिए, दोनों वैल्यू सेम है, पहले भी वही खर्चा बाद में भी वही खर्चा। जब दोनों जगह बराबर है तो हम सीधा से क्या करेंगे, 10% की वृद्धि हुई, यदि पहले 10 था तो अब 11 हो गया, सिंपल यहाँ 11 लिख दो और यहाँ पे 10 लिख दो। अब तुम देखो 10 की गुणा 11 में करेंगे तो 110, और 11 की गुणा 10 में करेंगे तो 110, दोनों कंडीशन में खर्चा बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है, यदि पहले 11 वस्तु खरीदता था तो अब 10 खरीदेगा, और पहले कितनी खरीद रहा है, 154,
पहले 154 खरीद रहा है, तो 11 से जब 154 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, यानी कि 1 यूनिट का मान 14 आ गया, हमें 10 यूनिट का मान चाहिए, गुणा 14 कर दो 140। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपके समझ में आ गया होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन 29। अब देखिए ये टाइप बदल गया, ये अब आपका नेक्स्ट टाइप है 29। क्वेश्चन नंबर 29। देखिए इसमें मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा। पहली बात तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप समझिए कि होगा क्या। जैसे उसने क्वेश्चन दे रखा है कि चीनी के दाम में 10% की कमी हो गई। एक व्यक्ति उतने ही रुपए में एक चीनी के दाम में 10% की कमी के कारण एक व्यक्ति 540 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है। 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है। चीनी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। जिनके पास ये शीट है थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लेना। इसमें इसमें लिखा हुआ है 3 किलोग्राम चीनी खरीद पाता है। 3 किलोग्राम चीनी नहीं, 3 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद पाता है। ये आपको करेक्शन करना है जिनके पास भी शीट है। चलिए तो अब इसमें करते हैं समझना एक बात को। मैंने अभी भी आपको बताई थी कि यदि मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, सिंपल सी बात है, यदि मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई तो वो उसे कितने रुपए लौटाएगा। भाई सपोज करो एक व्यक्ति है, पहले एक छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ, यदि जब ये रिलेट होगा ओरल आंसर देने लग जाओगे इसका। मान लो एक व्यक्ति है, उसकी डेली खपत 100 रुपये की है। डेली मान लो, मंथली उसकी मंथली की जो खपत है वो 100 रुपये है। यानी कि वो 100 रुपये लेकर एक दुकानदार के पास से जाता है, दुकानदार उसे वस्तु देता है, वो अपने घर लेके आता है, पूरे महीने उसकी खपत करता है, अगले महीने फिर वो 100 रुपये। यही उसका प्रोसीजर है। अब हुआ क्या, एक बार मूल्य में मान लो, अब मूल्य में मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई। अब जब वो दुकानदार के पास उतनी ही वस्तु लेने जाएगा जितनी वो हमेशा लेकर आता है, तो दुकानदार उसे कितने रुपए और देने के लिए कहेगा, क्योंकि मूल्य में वृद्धि हुई है। जब मूल्य में वृद्धि हुई है तो दुकानदार कहेगा, जैसे वो 100 रुपये देगा, अपनी थैली उठाएगा और वापस चल देगा। दुकानदार कहेगा रुको भैया, क्योंकि हाँ जी बताओ, क्योंकि भैया 10% मूल्य बढ़ गए, और जब 10% मूल्य बढ़ गए तो 100 का 10% यानी 10 रुपये और दो अभी। तो जब वो दुकानदार उसे ग्राहक उसे 10 रुपये और देगा तब वो सामान ले पाएगा। कहने का मतलब ये था कि जितने परसेंट का मूल्य डाउन या जितने भी परसेंट का मूल्य डाउन या अप हुआ है, उतने ही परसेंट पैसे चाहिए उसे वापस। या तो अब इसी को हम दूसरे तरीके से देख सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे देखेंगे, मान लो 10% मूल्य कम हो गया होता, 100 रुपये देता, वापस चल देता, दुकानदार रोकता, भैया रुको 10% मूल्य डाउन हो चुका है, तो इसीलिए अब आपका सामान 10% कम रुपए में आएगा, और इसीलिए अब आपको 100 का 10% यानी कि 10 रुपये वापस दिए जाएंगे। बात समझ गए। बस यही था, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है हमारे सीट में ऐसे। चीनी के दाम में 10% की कमी के कारण 540 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है। सीधी सी बात है, 10% की जब कमी हुई तो वो दुकानदार के पास 540 रुपये लेकर गया, 540 रुपये दुकानदार को दिए, और दुकानदार फिर वापस चलते ग्राहक। दुकानदार ने कही रुको भैया 10% रुपये वापस ले जाओ। क्यों? क्योंकि मूल्य 10% कम हो गया। अब 540 का 10% कितना होगा, 54, यानी कि वो 54 रुपये लौटाने लगा। तो वो बोला ग्राहक, अजी पैसा बहुत है, पैसे की जरूरत ना, बहुत पैसा है, तुम वस्तु और दो, वस्तु बढ़ा दो। तो उसने क्या करा, 3 किलो अधिक बढ़ा दी इस 54 रुपये। भाई दुकानदार ने क्या करा, जस्ट 54 रुपये वापस रख लिए, और 3 किलो उससे कह दिया भाई 3 किलो चीनी फालतू तोल दो, तो 3 किलो मिल गई। तो इसका मतलब 54 रुपये में कितनी मिली, 3 किलो। तो ये आपका आंसर आ गया कि नया मूल्य कितना, 18 रुपये प्रति किलो। अगर छोटी सी स्टोरी माइंड में रहेगी तो बस ओरल कर सकते हो। भाई कैसे, 540 से 10% डाउन हो गया, यानी कि 54 रुपये उसे वापस मिलने थे, लेकिन उसने लिए नहीं, उसने 3 किलो चीनी ले ली। इसका मतलब 54 रुपये में 3 किलो चीनी आती है, तो 1 किलो चीनी 18 रुपये की आती है। आ गया नया मूल्य। अब अगर पुराना मूल्य पूछेगा, 2 ही चीज़ें हैं, तो नया पूछेगा या पुराना पूछेगा। पुराना पूछा तो हम क्या कहेंगे, 18 रुपये मूल्य हो गया। कब हुआ, जब 90%, क्योंकि जब 10% डाउन हो गया, यानी कि 18 रुपये मूल्य तो तब हुआ जब मूल्य 10% डाउन हो गया, यानी ये तो 90% की वैल्यू है। हमें चाहिए पुराना, और पुराना हमेशा कितना होगा, 100% होगा। पुराना हमेशा कितना होगा, 100% होगा। इस 0 से एक 0 काट दो, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20, कितना मूल्य आ गया, प्रारंभिक मूल्य कितना आ गया, 20 रुपये। आया ना थोड़ा समझ में। अब मैं इसका एक तरीका और बताता हूँ आपको। चलिए ये तो समझ में आ गया होगा। अब एक तरीका और देखिए, देखिए जब 10% मूल्य कम हो गया, 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 1/10। 10% की फ्रैक्शन कितनी है, 1/10। इसका मतलब जो वस्तु पहले 10 रुपये की आती थी, अब वो वस्तु 9 रुपये की आएगी। इतनी बात समझ में आ गई। जो वस्तु पहले 10 रुपये की आती थी, वो वस्तु अब 9 रुपये में आ जाएगी।
तो पहले ये 540 रुपये इन्वेस्ट कर रहा था, भाई 540 रुपये तो लेके जाता था, तो 540 रुपये में जो वस्तु पहले 10 की आती थी और 540 रुपये लेकर गया वो उसके पास, और 10 क्या हुआ यहाँ से मिस कि 540 रुपये में 3 किलो अधिक खरीद पाता। हाँ, तो हम ये देखेंगे, ये मूल्य डाउन हुआ है, सॉरी यहाँ मैं मिस्टेक कर गया, 10% मूल्य में कमी हुई। तो जो वस्तु पहले 10 की आती थी अब 9 की आएगी, तो 540 रुपये में कितनी वस्तु खरीद पाएगा वो। तो हमने देख लिया कि 1 किलो का मूल्य यदि 10 है तो 540 रुपये देता था वो उसे, कुल मिलाकर 54 किलो, सॉरी रुपये नहीं 54 किलो वो मिल जाती थी उसे। आज कितनी मिली? आज जब वो 540 लेकर गया, 540 रुपये उसके पास लेकर गया, तो क्योंकि मूल्य 10 नहीं है 9 है, तो 9 से भाग करो, तो 9 छिक्का 54, आज मिली 60 किलो। आज कितनी मिली? 60 किलो। ये देखो पहले कितनी मिलती थी? 54, अब कितनी मिली? 60। तो कितनी एक्स्ट्रा मिली? 6 किलो। क्वेश्चन में कितनी मिली? 3 किलो। क्वेश्चन में वो कह रहा 3 किलो चीनी अधिक मिलती है, और हमारे भाई क्वेश्चन में 3 किलो, और हमारे अकॉर्डिंग यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है? 6 किलो। इसका मतलब 6 यूनिट हमारे 3 के बराबर है, क्वेश्चन में 3 के बराबर है। अभी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कोई सी वैल्यू, अगर हमसे प्रारंभिक मूल्य पूछा है तो प्रारंभिक क्वांटिटी देख लो कितनी मिलती है, और नया मूल्य पूछा तो नई क्वांटिटी देख लो कितनी मिलती है। ठीक है, मान लो प्रारंभिक मूल्य पूछा है तो हम कहेंगे 6 यूनिट बराबर, 6 यूनिट कितने किलो के बराबर है? 3 किलो के, और 54 बराबर कितने को हो जाएगी? 6 निम 54 और 3 निम 27, यानी कि 27 किलो के। वास्तव में 27 किलो लेता था पहले 27 किलो मिलती थी। अब 540 रुपये में 27 किलो चीनी मिल रही है, तो प्रारंभिक मूल्य कितना हो गया? 20 रुपये। प्रारंभिक मूल्य कितना आ गया? 20 रुपये। अगर नया मूल्य पूछा होता तो नया कैसा करते? थोड़ी होच पोच होती हैं चीज़ें, लेकिन समझने की कोशिश करो। अगर नया मूल्य पूछा होता हम कहते क्वेश्चन हमें तो हमारे अकॉर्डिंग 6 किलो कम मिल रही है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 किलो कम मिल रही है, तो हमारी 6 यूनिट क्वेश्चन के 3 के बराबर है, तो हम अपने 60 यूनिट निकालते। तो 6 यूनिट बराबर है 3 के 60 बराबर, तो 6 को 60 बनाने के लिए 10 की गुणा करेंगे, और 3 में भी जब इसमें गुणा 10 होगी तो इसमें भी गुणा 10 करो, तो ये हो गया 30। यानी कि अब उसे कितनी मिलेगी? 30 किलोग्राम। कितने रुपए में? 540 में। और जब 540 रुपये में, अब वो 30 किलो सामान ले पा रहा है, तो अब मूल्य कितना हो गया? 18 रुपये प्रति किलोग्राम। दोनों बताए, हालांकि पहला तरीका ही बेस्ट है, मैं भी एग्जाम में पहले तरीके से क्वेश्चन करता था, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ तुम्हें, क्वेश्चन को देखने का तरीका आना चाहिए आपको, कि क्वेश्चन को किन किन तरीके से देखा जा सकता है, कैसे कैसे किया जा सकता है। इससे केवल यही मतलब नहीं होता कि क्वेश्चन को आपने अगर बेसिक्स, मैं बता रहा हूँ कितने भी ट्रिक की मेथड हो सब फ्लॉप हो जाए, अगर आप बेसिक्स से जानते हो तभी वो ट्रिक काम आएंगी और तभी वो ट्रिक समझ में भी आएंगी। अगर आप बेसिक्स नहीं जानना चाहते, बस ट्रिक में खत्म करना चाहते हो, आप चाहते हो कि बस कोई बिल्कुल ऐसे ही मतलब ट्रिक पर मैथ पढ़ा दे, कुछ नहीं होगा आपका, कभी कामयाबी नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए अगर आप अच्छे से क्वेश्चन को, ऐसे मैथ को करना चाहते हो, तो आप बेसिक्स भी जानो जितने ज़रूरी हों, और ट्रिक पर भी काम करो। तो ये थोड़ा बेसिक था, इसे समझने की ज़रूरत थी। चलिए, इसीलिए मैंने बताया, बाकी आप जिसे प्रीफर करें आपकी मर्जी है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 30 यही है। देखो, अंडों की कीमत में 25% की वृद्धि के कारण एक आदमी 240 रुपये में 4 अंडे कम खरीद पाता है, तो एक अंडे का नया मूल्य बताइए। तो मैं अपने तरीके से करता हूँ, 25% वृद्धि हो गई, तो जब 240 रुपये ग्राहक ने दुकानदार को दिए, जब 240 रुपये ग्राहक ने दुकानदार को दिए, अब जितने अंडे की वो खपत करता था लेके चल दिया, तो दुकानदार बोला रुको भैया 25% मूल्य बढ़ चुका है, और अगर 25% मूल्य बढ़ गया तो तुम्हें 25% रुपये और देने पड़ेंगे। इसका मतलब 240 का 25% निकालना पड़ेगा, 240 का 25% आ गया 60। दुकानदार ने बोला कि यदि आप पहले जितनी क्वांटिटी लेना चाहते हो, तो क्योंकि मूल्य बढ़ गया तो आपको 60 रुपये फालतू देने पड़ेंगे। लेकिन ग्राहक बोला जी मैं तो हमेशा जितने लाता हूँ इतना ही लेकर आया हूँ। तो इसी वजह से दुकानदार ने क्या करा, कितने अंडे निकाल लिए इसके थैले में से, उसने निकाल लिए 4 अंडे कम खरीद पाता है, इसका मतलब 4 अंडे कम मिले उसे। तो ये 60 रुपये में 4 अंडे कम मिले, तो एक अंडे का नया मूल्य कितना हो गया? 15 रुपये। बस यही उसने पूछा कि अंडे का नया मूल्य बताओ। अंडे का नया मूल्य हो गया 15 रुपये प्रति। चलिए आ गए, तो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन नंबर 30 भी हो गया। अब ये नेक्स्ट टाइप, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस भी करेंगे, जो सेकंड शीट आएगी हमारी परसेंटेज की, इसके जस्ट बाद हम परसेंटेज की सेकंड शीट करेंगे, उसमें भी बचे हुए कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो एक एक दो दो क्वेश्चन ही करेंगे, आप बाकी प्रैक्टिस आप बुक से किसी से भी कर सकते हो, बाकी सफिशिएंट इतना ही है, इतना ही अगर आपने कर लिया यही बहुत है आपके लिए। ठीक है जी, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन है, पानी और चीनी के 90 किलोग्राम घोल में 20% चीनी है, तो घोल में कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि नए घोल में पानी 60% हो जाए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 31। देखिए इसके मेथड तो 2-3 मेथड होते हैं। एक एलिगेशन मेथड है इसका, एक रेशो से हम इसे कर सकते हैं और एक परसेंटेज से। तो मैं इस क्वेश्चन के लिए तीनों मेथड आपको बता देता हूँ, लेकिन फिर भी जिसे मैं सबसे पहला मेथड बताता हूँ हमेशा प्रीफर करा करो, है ना। चलो देखिए, पानी और चीनी के 90 किलोग्राम घोल में, यानी कि टोटल जो घोल है वो कितने का है, 90 किलोग्राम का है। उसमें 2 चीज़ें हैं, पानी भी और चीनी भी है। हमेशा ध्यान रखना है कांस्टेंट वैल्यू पे। कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, यानी कि दोनों में से वो वस्तु, वो चीज़ जिसे ना तो मिलाया गया हो और ना ही निकाला गया हो। जिसे ना तो मिलाया गया हो ना ही निकाला गया हो, इसे ही कांस्टेंट वैल्यू बोला जाता है। हिंदी में बोलते हैं इसे स्थिर वैल्यू। तो हमें क्या करना है, हमें कांस्टेंट वैल्यू उठानी है। जब हमने कांस्टेंट वैल्यू उठाएंगे तो पता कैसे चलेगी कांस्टेंट। उसने क्वेश्चन में बोला है 90 किलोग्राम घोल में 20% चीनी है, घोल में कितनी चीनी और मिलाई जाए। जब उसने कह दिया घोल में कितनी चीनी और मिलाई जाए, तो डेफिनेटली चीनी तो उसका कांस्टेंट है नहीं। तो पूरे क्वेश्चन में कहीं भी इसने पानी की कोई बात नहीं कही है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को पानी से करेंगे। अब एक बात बताइए, जब इसमें 20% चीनी थी, 90 किलोग्राम के घोल में 20% चीनी थी, तो पानी कितना रहेगा, 80%। ठीक है जी, ठीक है। और दूसरी कंडीशन, अब वो करा कितनी मिलाई जाए। अब नई क्वांटिटी तो मुझे नहीं पता, मुझे ये नहीं पता अब नई क्वांटिटी कितनी होगी। पहले 90 थी, अब 100 हो सकती है, 110 हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, मुझे नहीं पता कितनी है। कुल मिलाकर बस इतना पता है कि अब जो क्वांटिटी होगी x होगी और कुछ बढ़ी हुई है। 1 मिनट बस। अब जो क्वांटिटी है वो थोड़ी बढ़ गई है, इसलिए मैंने तो x मान लिया। मैंने बताया कांस्टेंट वैल्यू से क्वेश्चन करेंगे। पहले चीनी 20% थी तो 80% हो गया पानी, और अब नई कंडीशन में वो कह रहा है पानी 60% रह जाता है। नई कंडीशन में उसने खुद बोला आपको पानी 60% रह जाता है, और अगर चीनी कहता कि चीनी 40% रह जाती है तो हम फिर पानी निकालते 60%, इस तरीके से। चलिए बस क्वेश्चन खत्म आपका। 30 दूनी 60 और 30 थी 90 है, और 2 से काट लो 40 बार, और 40 थी 120, यानी कि अब मिश्रण की मात्रा कितनी हो गई, 120 किलोग्राम। पहले मिश्रण की मात्रा कितनी थी, 90 किलोग्राम। 90 किलोग्राम से मिश्रण की मात्रा 120 किलोग्राम होगी, तो मिश्रण की में कितने की वृद्धि हुई, 30 की। और मिश्रण में जितने की वृद्धि हुई इतनी ही चीनी उसमें मिलाई गई। यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। आया समझ या नहीं आया? नहीं आया समझ में, दोबारा देख सकते हो। बाकी ये तरीका मैं तो एग्जाम में ऐसे ही करता था भाई, ऐसे ही करता हूँ, ये ही बेस्ट मेथड लगता है। बाकी मैं आपको इसके एक रेशो वाला मेथड बताता हूँ, एक रेशो वाला मेथड बताते हैं हम। देखिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन में चीनी 20% है, एक है शुगर और एक है वाटर। पहले में 20% चीनी है। जब 20% चीनी है तो पानी कितना हो गया, पानी हो गया 80%। ठीक है ना, पानी हो गया 80%। ये तो आ गई पहली कंडीशन। अब इसने क्या करा, इसमें कुछ चीनी मिलाई, उस चीनी को मिलाने की वजह से ये कितना हो गया पानी, ये पानी हो गया 60%। और जब पानी आपका 60% हो गया तो आपकी चीनी कितनी बची, चीनी बचेगी 40%। देखिए एक बात और समझिए, आप अपने मन में ये डाउट मत रखना कि जी पहले पानी 80% था, अब पानी 60% हो गया, और आप कह रहे थे कि पानी तो कांस्टेंट है, क्योंकि पानी को ना तो निकालने की बात कहीं पर हुई है ना मिलाने की। तो देखिए मैं आपको बता दूं, परसेंटेज घट बढ़ सकती है, लेकिन कभी भी वैल्यू नहीं बढ़ती इससे। अब मैं फॉर एग्जाम्पल आपको एक चीज़ यहाँ समझाता हूँ, समझिए। यहाँ एक मिश्रण है, हम 2 बर्तन लेते हैं यहाँ पर, समझना कहाँ यहाँ सही रहेगा मेरे हिसाब से। दो मिश्रण है, ठीक है जी। पहले में मैं कह रहा हूँ, मान लो इसकी कुल क्वांटिटी 40 किलोग्राम है। कुल क्वांटिटी कितनी है, 40। अब इसमें मैंने मान लिया, समझना कि 20 इसमें पानी है और 20 ही इसमें शुगर है। 20 पानी और 20 शुगर है, तो मैं कह सकता हूँ दोनों 50-50% है। 50% तो हो गई पानी और 50% हो गया शुगर। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने क्या करा, शुगर बढ़ा दी। मान लो ये शुगर है, ये शुगर बढ़ा दी, और शुगर मैंने कितनी कर दी, शुगर कर दी मैंने 30। पानी कितना है, 20 ही है। अब क्वांटिटी कितनी होगी, 50 हो गई। अब यहाँ देखो जरा, अब मैं जरा परसेंटेज निकाल रहा हूँ, पानी की निकाल के देखो चलो, क्योंकि मैंने अब इसकी पानी की परसेंटेज निकालो। 20 कितने पे, 50 पे, गुणा 100, तो 50 दूनी 100 और 20 दूनी 40। ये चीज़ देखो, जो पहले पानी 50 था, पानी कितना रह गया, 40। जबकि हमने कहीं पानी ना तो मिलाया ना निकाला। मिलाया तो हमने शुगर थी, और शुगर देखो कितनी, शुगर बढ़ी 10, ठीक। लेकिन मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, अब परसेंटेज में कितनी होगी, 60, और ये कितनी रहेगी, 40।
तो ऐसा समझने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि परसेंटेज में परिवर्तन हो सकता है। ये एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने आपको समझाया, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे समझाया आपको कि वैल्यू जब घटती बढ़ती है तो दूसरी वैल्यू पर परसेंटेज फर्क इफेक्ट डालती है, परसेंटेज इफेक्ट डालेगी, क्वांटिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही तो ये कंडीशन हो गई, जो आपका डाउट हो सकता था ये मैंने क्लियर कर दिया। अब अनुपात में कन्वर्ट करो 1 4 और इसे अनुपात में कन्वर्ट करेंगे 2 और 3 हो गए। अब इस क्वेश्चन में किसकी चीनी के मिलाने की बात कही है, तो ये तो एक कांस्टेंट होगा नहीं क्योंकि चीनी को मिलाने की बात कही है। कांस्टेंट वैल्यू कौन सी होगी, पानी वाली कांस्टेंट वैल्यू होगी, ये दोनों बराबर होनी चाहिए थी। यानी कि पहले भी पानी अगर 4 यूनिट था तो बाद में भी पानी 4 यूनिट होना चाहिए। ये बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसे बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए 3 की गुणा तो हमने यहाँ कर ली और इस 4 की गुणा यहाँ कर ली, 3 की गुणा यहाँ कर ली और 4 की गुणा यहाँ कर ली। अब देखो जरा, पहले पानी कितना हो गया 12 और अब भी कितना हो गया 12, क्योंकि हमने 3 की गुणा यहाँ करी है तो हमें यहाँ भी करनी पड़ेगी, वरना इन दोनों का आपस में जो अनुपात है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हमने 4 की गुणा करी है तो इसलिए हमें यहाँ पर भी 4 की गुणा करनी पड़ेगी। बस अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो लिया। उसने पूछा था कितनी चीनी मिलाई, अब बताओ पहले कितनी चीनी थी 3, अब कितनी हो गई 8, 3 थी 8 हो गई, तो कितनी मिलाई 5, 5 की वृद्धि हुई। अब देखो पहले 3 चीनी थी और 12 शुगर थी, सॉरी 12 वाटर था, तो दोनों मिला के कितने थे 15 थे, और क्वेश्चन में कितना दे रखा 90। तो मैं कह सकता हूँ 90 किलोग्राम जो मान है ये तो 15 यूनिट का है। और मुझसे पूछा चीनी कितनी मिलाई, और चीनी मिली है 5 यूनिट, तो जितने की वैल्यू है देखो 90 कुल की मात्रा दे रखी थी तो कुल से भाग कर दिया, कुल थी ना चीनी, तो 90 जो था कुल था ना, तो इन दोनों को कुल से भाग कर दिया। और मुझे केवल ये चाहिए चीनी में वृद्धि कितने की हुई, तो पहले चीनी की मात्रा 3 यूनिट थी, अब चीनी की मात्रा 8 यूनिट होगी, तो चीनी में वृद्धि हुई 5 यूनिट की, इसलिए मैं यहाँ से 5 की गुणा करूँगा। तो 5 थी 15 और 3 से काटोगे 30 किलोग्राम। देखिए ये आपका दूसरा मेथड था जो कि मैंने आपको समझाया रेशो मेथड से। ठीक है, अब मैं एक एलिगेशन मेथड से इसी क्वेश्चन को समझाऊंगा, एलिगेशन मेथड से समझिए, एलिगेशन मेथड से। अब एलिगेशन मेथड क्या कहता है, मान लो इसमें आप किसी से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, चाहे आप पानी से करें और चाहे आप शुगर से करें। तो देखिए पहले इसने बोला कहा है पहले 20% चीनी थी, जो भी मिश्रण था उसमें 20% चीनी थी 90 किलोग्राम वाले मिश्रण में, 90 किलोग्राम वाले मिश्रण में 20% चीनी है। अब पहले 20% चीनी, अब क्या हुआ, हमने कुछ चीनी मिलाई, अब चाहे हमने चीनी का एक ही दाना क्यों ना मिलाया हो तो उसे वो कहलाएगी 100%, क्योंकि क्वांटिटी कितनी भी हो परसेंटेज में हमेशा 100% होती है। ये मुझे पता नहीं कितनी है, यही तो निकालनी है मुझे, और दोनों के मिलाने की वजह से पानी 60% रह गया, इसका मतलब चीनी कितनी होगी 40% होगी। अब इन दोनों का डिफरेंस एलिगेशन मेथड में क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस इधर लिखेंगे और इन दोनों का डिफरेंस इधर लिख लो, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 20 और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 60। तो ये जो डिफरेंस आया इसको अनुपात में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो अनुपात में कन्वर्ट हो गया 3:1। इस अनुपात का मतलब क्या होता है, इस अनुपात का मतलब होता है जिस भी मिश्रण में 20% चीनी थी उसकी क्वांटिटी कितनी है 3, और जिस भी मिश्रण को जितनी भी चीनी हमने मिलाई उसकी क्वांटिटी कितनी है 1 के रेशो में। अब हमें ये तो पता है ना, और ये कितने की वैल्यू 3 की, यानी 3 यूनिट का मान कितना है 90 है, तो जब 3 यूनिट का मान 90 है तो हमने जो 3 से भाग कर दिया और हमें 1 यूनिट का चाहिए इसलिए हमने 1 से गुणा कर ली, तो जब 90 को 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 30 किलो। यानी कि ये जो चीनी मिलाई गई है जिसमें 100% यानी प्योर चीनी जितनी भी मिलाई गई है वो कितनी है 30 किलोग्राम है। तो ये इसका एक एलिगेशन मेथड था इसी क्वेश्चन को करने का। तो देखिए कुछ भी क्वेश्चन को करने के तो अनेक तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैंने जो आपको पहला तरीका बताया वही सही है, और अगले क्वेश्चन में मैं केवल पहले मेथड से क्वेश्चन करूँगा। अगला क्वेश्चन है कॉपर और जिंक के, कॉपर और जिंक के मिश्रण में 50% जिंक है। चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन है कॉपर और जिंक के मिश्रण में 50% जिंक है, इस मिश्रण में कितना कॉपर निकाला जाए ताकि जिंक मिश्रण में 60% हो जाए। सीधी सी बात है, इसने बोल दिया कितना कॉपर निकाला जाए, तो कॉपर और जिंक में से जब कॉपर को निकालने की बात कह दी तो कांस्टेंट वैल्यू होगी जिंक, तो हम इस क्वेश्चन को जिंक से करेंगे। तो देखिए इसमें एक गड़बड़ ये कर रखी है, इसमें एक मिसप्रिंट है भाई, जिसके पास भी ये शीट है, क्योंकि इसमें कोई क्वांटिटी नहीं दी। ठीक है, तो क्वांटिटी अपने पास से मान लेते हैं, मान ली 60 मान ली कि कॉपर और जिंक के 60 किलोग्राम के मिश्रण में, कॉपर और जिंक के 60 किलोग्राम के मिश्रण में कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है, जब कॉपर निकाल दिया तो कांस्टेंट वैल्यू बची जिंक, तो हम जिंक से करेंगे। और जिंक कितना हुआ 50% है। अब वो कह रहा नई मात्रा, क्योंकि इसने कॉपर निकाल दिया, हमें नहीं पता नई मात्रा कितनी होगी, लेकिन उसमें उसने बोला है जिंक जो है वो कितना है 60%, जिंक कितना रह गया 60% रह गया। अब इस 60 से 60 को खत्म कर दो 50 आ गई, यानी कि अब नई मात्रा कॉपर और जिंक के मिश्रण की नई मात्रा कितनी है 50, पहले कितनी थी 60 थी और 50 रह गई,
तो कितनी मात्रा हमने निकाल दी कॉपर की 10। और इसने क्वेश्चन में ये तो पूछा तुमसे कि कितना कॉपर निकाला जाए, तो कितना कॉपर निकालना पड़ेगा 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम कॉपर इसमें से निकालना पड़ेगा। देखिए बात ये है, कराने को तो मैं और भी ज़्यादा करा सकता हूँ, लेकिन वीडियो लेंथी हो जाएगी फिर, और वीडियो लेंथी होने में फिर दिक्कत आती है देखने के लिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस तो बहुत है ना भाई। आज के टाइम में मेरा मानना ये है रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बल्कि परेशान है बंदा रिसोर्सेज की वजह से। पहले रिसोर्स नहीं होते थे, पहले एक चीज़ होती थी उसी, अब क्या रिसोर्स बहुत सारे हो चुके हैं, उसकी वजह से हमारे लिए कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, हम क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कहाँ से ना पढ़ें, वो सब चीज़ों में उलझा रहता है बच्चा। मैं फिर आपसे ये कहूँगा कि आप थोड़ा भरोसा मुझ पर करके रखें, डेली वीडियो आएगी, इस चीज़ का बाद आपको डेली वीडियो मिलेगी। और अगर आपका साथ अच्छा बना रहा तो एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो अपना अपलोड करेंगे, जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, कोई दिक्कत ना है। तो वो याद रखना, जो मैंने बताया था आपको, जो स्टोरी सुनाई थी उसका क्या सार था वो कमेंट में बताना है। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए, मैं पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट्स करने के लिए, और वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।